एक हल्का सा रिकैप ले लेते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, वर्क फंक्शन का रोल बहुत ज़रूरी है। किसी भी सरफेस में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ती है। तो मिनिमम एनर्जी गिवन टू इलेक्ट्रॉन टू रिमूव इट फ्रॉम एनी सरफेस, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। हमने ये वैसे चैप्टर 1 के शुरुआती लेक्चर में हमने इस वर्क फंक्शन को देखा था, जब हमने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी। जब इलेक्ट्रॉन्स को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रॉन एमिशन की ही बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एमिशन मैंने शायद पिछली क्लास में बताया था आपको कि 3 तरह का होता है: थर्मियोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन एंड फोटो एमिशन। तो एमिशन है अगर इलेक्ट्रॉन का किसी सरफेस से, तो वर्क फंक्शन का रोल है। तो वर्क फंक्शन का मतलब है कि उस सरफेस को कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर वो हीट की फॉर्म में देनी पड़ रही है तो दैट इज थर्मियोनिक एमिशन। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, वो पर्पस इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा कर रहा है, दैट इज फील्ड एमिशन। और अगर वो फोटोन एनर्जी, फोटोन की एनर्जी, लाइट की एनर्जी अगर वो काम पूरा कर रही है, तो दैट इज फोटो एमिशन। तो ये जो चैप्टर है, दिस इज लार्जली डीलिंग विद फोटो एमिशन। इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अब मतलब, फोटो एमिशन का मतलब तो ये है कि आपने रेडिएशन डाला, ये एक सरफेस है, इस पे आपका फोटोन आया, ये फोटोन आया और फोटोन से गिरने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो दिस इज फोटो एमिशन, राइट। लेकिन अगर ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, इसको आप प्रॉपरली यूज करो और इसको किस में कन्वर्ट कर दो, करंट में कन्वर्ट कर दो, राइट। दिस बिकम्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक का मतलब वही है हमारा, इलेक्ट्रॉन से है। इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप एक्यूमुलेट कर दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो आप एक सेल बना सकते हो, सोलर सेल टाइप। और अगर आप प्रॉपर उसमें करंट फ्लो करवा लो उन इलेक्ट्रॉन से, तो वो बन जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सो दिस इज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि क्या ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये इलेक्ट्रॉन हर एक फोटोन कोई बाहर निकाल सकता है क्या ये इलेक्ट्रॉन, या ये इस फोटोन की कुछ खास बात होनी चाहिए। खास बात होनी चाहिए कि इस फोटोन की एनर्जी, इस फोटोन की एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन। इसको हम किसी दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट करेंगे जब थोड़ा सा हमारे पास बेस बन जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ये हमारे पास अभी हल्का सा बेस है कि बाहर निकालने के लिए वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि और फोटोन की एनर्जी जो होती है वो होती है E इक्वल टू एच न्यू। अगर हम पार्टिकल नेचर की बात करें तो E इक्वल टू एच न्यू फोटोन की एनर्जी है। तो इन दैट केस एनर्जी डिसाइडिंग फैक्टर क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से ये चीज क्लियर होती है कि इलेक्ट्रॉन सारी फ्रीक्वेंसीज पे बाहर नहीं आता है, क्योंकि कुछ फ्रीक्वेंसीज ऐसी होंगी, उस फ्रीक्वेंसीज के लिए जो फोटोन की एनर्जी होगी वो वर्क फंक्शन से कम होगी। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद ही इलेक्ट्रॉन्स सरफेस से बाहर आने शुरू होते हैं, और उस पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम नाम देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। वो इस पे भी हम बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सा टर्म है। तो हम पहले इसका एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करते हैं। सेटअप क्या है? सेटअप के लिए हमने एक इवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज ट्यूब लिया। दिस इज अ क्वार्ट्ज ट्यूब। यहाँ पर एक हल्की सी हमने ओपनिंग दी और ये क्वार्ट्ज ट्यूब है आपकी। ये आपका एक मेटल प्लेट है, ये आपका दूसरा मेटल प्लेट, जिसको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं।
इस मेटल प्लेट की बात, खास बात क्या है इस वाले की, जिसको मैं सी बोल रहा हूँ, ये लाइट सेंसिटिव है। सी क्या है आपका? लाइट सेंसिटिव मेटल प्लेट, लाइट सेंसिटिव मेटल प्लेट, राइट। और ये आपका ऑर्डिनरी एक मेटल प्लेट है, ए सिंपल एक मेटल प्लेट जो होता है, कोई भी मेटल आप ले सकते हो, मेटल प्लेट। तो जब यहाँ पर रेडिएशन गिरेंगी, इसे इस तरह से रेडिएशन गिरेंगी, हम जनरली अल्ट्रा वायलेट रेज यूज करते हैं क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज की फ्रीक्वेंसीज बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत जाहिर तौर पर उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, E इक्वल टू एच न्यू, और वो वर्क फंक्शन वाला जो चक्कर है वो यहाँ नहीं होगा। तो जैसे ये गिरेगी इसके ऊपर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये जो बाहर निकला, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला, इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि इसने फोटोन की एनर्जी ली और बाहर आया, अपने आप बाहर नहीं आया, फोटो इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन से अगर हम करंट बना लें तो उस करंट को मेजर करने के लिए हम एक माइक्रो एमीटर लगाते हैं, राइट। हमने माइक्रो एमीटर लगाया और इस प्लेट सी और इस ए पर हम पोटेंशियल देते हैं। तो वो पोटेंशियल हम अपने हाथ से कंट्रोल करें, मतलब हमारे पास उसका कंट्रोल हो कि हम ए को ज़्यादा पॉजिटिव बना दें, बी को सॉरी सी को कम पॉजिटिव बना दें, और उल्टा कर दें कि कभी ए को पॉजिटिव बना दें सी के रिस्पेक्ट में, कभी सी को पॉजिटिव बना दें ए के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके से हम एक पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट लगाते हैं। ये एक पोटेंशियल डिवाइडर है, दिस इज पोटेंशियल डिवाइडर। अगर मैं इस वायर को यहाँ लगा दूं तो इस वायर का पोटेंशियल वही होगा जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है, इस वाले पॉइंट सी का पोटेंशियल वही होगा जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है। और इसको अगर मैं यहाँ लगा दूं तो इस ए का पोटेंशियल वही होगा जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो इस वायर का पोटेंशियल आपने डिवाइड किया किस पे? ए पर और सी पर। और आपकी मर्जी के हिसाब से आप ए को ज्यादा पोटेंशियल दे सकते हो, सी को कम दे सकते हो, आप सी को ज्यादा दे सकते हो, ए को कम दे सकते हो। ये इस स्लाइड, जैसे रेयोस्टेट देखा है तुमने कभी? रेयोस्टेट पे जैसे स्लाइड होता है, ऐसे स्लाइड है, ये मूव कर सकता है, इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, तो आप इसके हिसाब से पोटेंशियल अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो दिस इज योर पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट, दिस इज योर पोटेंशियल डिवाइडर, राइट। अब मुझे पोटेंशियल डिवाइड कर दिया मैंने ए पर और सी पर, तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश हो गया। वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो मेजर करने के लिए मैंने क्या किया, सी और ए के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दिया, ये वोल्ट मीटर लगा दिया मैंने, दिस इज माय वोल्ट मीटर, ठीक है। अब एक चीज हमको पता करनी है कि अगर हम इस अल्ट्रा वायलेट रे को यूज ना करें, so will this micrometer show any reading? Will this micrometer show any reading? मैं इस वाले रीडिंग को फोटो करंट भी बोल सकता हूँ या फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि वो इन इलेक्ट्रॉन्स के निकलने से बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो इस ए प्लेट पे जाएंगे क्योंकि आपने ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश किया हुआ है। तो ये करंट जो फ्लो होगा वो, अगर यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे ए सी और ए के बीच में, तो बहुत ऑब्वियस है कि पूरे सर्किट में 4 ही इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं ना। करंट कभी भी डिसकंटिन्यूस नहीं होता कि यहाँ करंट कम हो और बाकी करंट ज्यादा हो। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन की बनने यानी फ्लो होने से जो करंट बनेगा यहाँ पर, दैट वुड बी द रीडिंग ऑफ दिस माइक्रो एमीटर। सो दिस शुड बी वेरी मच क्लियर कि ये जो माइक्रो एमीटर है ये उन इलेक्ट्रॉन की वजह से, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट को मेजर कर रहा है जो इस रेडिएशन ने निकाला है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में उसने सबसे पहला पॉइंट लिया उन्होंने, आई मीन ये दो साइंटिस्ट थे, लीनर्ड लीनर्ड एंड हॉलवेक। मैंने तुमको ये पिछली क्लास में बताया होगा कि हर्ट्स ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, फिर इसके बाद लीनर्ड और हॉलवेक ने एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसके बाद आइंस्टीन ने इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया। तो ये लीनर्ड और हॉलवेक के एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। तो उनका सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ
इंटेंसिटी। सो मैं यहीं पे इसको क्लियर कर देता हूँ, हालांकि हमको सिर्फ एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स डिस्कस करनी है, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि वेव पिक्चर में इंटेंसिटी कुछ और होती है और पार्टिकल पिक्चर में इंटेंसिटी कुछ और होती है। वेव पिक्चर में हम इंटेंसिटी को एनर्जी मान लेते हैं, लेकिन पार्टिकल पिक्चर में इंटेंसिटी इज नंबर ऑफ फोटॉन्स। इसको अभी क्लियर कर लेते हैं। आइंस्टीन ने बताया था नंबर ऑफ फोटॉन्स incidenting particular area per second. Number of photons per unit area you can say per second, या number of photons falling in a particular area per second per unit time. इसको हम बोलेंगे intensity, and this is the interpretation in particle nature, particle picture of light. यही अपने आप में एक क्वेश्चन है कि पार्टिकल पिक्चर में इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। दिस मेजर नंबर ऑफ फोटॉन्स, राइट। फोटो इलेक्ट्रिक, ये जो नंबर ऑफ फोटॉन्स का जो पिक्चर है, ये हमने सेमीकंडक्टर में यूज किया था जब हमने एलईडी पढ़ा था। ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होंगे तो ज्यादा फोटॉन्स बाहर आएंगे, ज्यादा फोटॉन्स बाहर आएंगे तो ज्यादा इंटेंसिटी होगी, इफ यू कैन रिकॉल। फाइन। तो उनका ऑब्जर्वेशन क्या था, उन्होंने एक इंटेंसिटी मीटर लिया, उनके पास करंट मेजर करने के लिए माइक्रोमीटर है ही, तो उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ प्लॉट किया। फोटो करंट लिखूंगा मैं शॉर्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं लिख रहा, फोटो करंट, और वो आया स्ट्रेट लाइन। अब इसका इंटरप्रिटेशन तो कोई भी दे सकता है। एक नॉर्मल बच्चा, एवरेज बच्चा जिसने स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ हो और वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जा रहा हो और ये y है और ये x है, तो उसको पता है कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, y प्रोपोर्शनल टू x। तो y में क्या है, फोटो करंट, और x में क्या है, इंटेंसिटी। तो कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन आया फोटो करंट is directly proportional to intensity of रेडिएशन जो C पर गिर रही थी, उस रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ी तो फोटो करंट बढ़ा। इसका एक्सप्लेनेशन यही डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि ये भी बात की चीज है, हमको आइंस्टाइन ने बताई थी ये। तो आइंस्टाइन ने क्या बोला कि देयर इज आइंस्टाइन व्यू। शायद ये बोला था ना कि इंटेंसिटी की इंडिपेंडेंट होती है। हाँ बेटा, सर कुछ ऐसा बोला था ना कि इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट होती है शायद आइंस्टाइन। वो हाँ नहीं, वो हम बाद में करेंगे। वो वेव पिक्चर फेल क्यों हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में, आइंस्टाइन का पर्टिकुलरली इस वाले ऑब्जर्वेशन में उसका क्या कहना था, उसके बारे में बात करते हैं। उसने कहा कि देयर इज वन टू वन इंटरेक्शन, वन टू वन interaction between photon and electron। एक फोटोन का इंटरेक्शन एक इलेक्ट्रॉन के साथ होगा। अगर इस फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है और वो एक इलेक्ट्रॉन पे गिरता है, वो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, राइट। ऐसा नहीं होगा कि मान लो मैं बोलूं कि एक सरफेस का वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ऐसे ऐसे 4 फोटोन गिरते हैं, 4 फोटोन गिरते हैं ऐसे, और इन चारों की हर एक की एनर्जी कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो ये जो 4 फोटोन गिरेंगे सरफेस पे, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो गई। ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। जो सिंपल सी बात है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि ये चारों फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को मिले। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? एक ही इलेक्ट्रॉन को मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उसने बोला ये देखने के बाद कि फोटोन इलेक्ट्रॉन को तभी बाहर निकालेगा जब फोटोन की एनर्जी उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, और इसका मतलब ये है कि एक फोटोन की एनर्जी ही लेता है एक इलेक्ट्रॉन। तो देयर इज अ 1 to 1 इंटरेक्शन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 4
इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो इसका मतलब है सरफेस से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने का मतलब है कि कितने फोटॉन्स गिरे होंगे? 4 ही गिरे होंगे, क्योंकि अब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए कितने फोटॉन्स की जरूरत पड़ेगी? 4 फोटॉन्स की जरूरत पड़ेगी। अब जो करंट होता है वो करंट क्या होता है? व्हाट इज करंट? करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, राइट? और इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी इज नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। जब 1 to 1 इंटरेक्शन हो गया तो मैं लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलाकर क्या बन जाएगा? चार्ज। नंबर ऑफ फोटॉन्स को नंबर ऑफ फोटॉन्स से रहने दिया जाए, और उसको अगर टाइम से डिवाइड कर दिया जाए, इसको भी टाइम से डिवाइड कर दिया जाए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकल रहे हैं पर यूनिट टाइम, उसने क्या बनाया? फोटो करंट। और नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। दिस वाज द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय आइंस्टाइन ना। आइंस्टाइन ने बाद में दिया। जनरली कहानी उल्टी होती है। साइंस का जो बेसिक नेचर है वो ये कि पहले थ्योरी बनती है, फार्मूलेशन होता है, फिर एक्सपेरिमेंट से उसकी टेस्टिंग होती है। यहाँ पर क्या हुआ, आपके सामने इफेक्ट आ गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, उस पर एक्सपेरिमेंट कर डाला गया, और उस एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसके कुछ लॉस बने, और उस लॉस को आइंस्टाइन थियोरेटिकली एक्सप्लेन कर रहा है कि इसकी थ्योरी ये है, आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है इसकी थ्योरी ये है, एंड ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर दिस। सो दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन और फर्स्ट फैक्टर, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट। आई होप इट्स क्लियर। यस। दूसरा लिया उन्होंने इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। अब यहाँ पर एक चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करना होता है। ये पोटेंशियल किसका है? पोटेंशियल ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी। ए को आप एनोड और सी को कैथोड वाला कॉन्सेप्ट मान सकते हो। हालांकि यहाँ पर आप देखोगे कि एनोड और कैथोड की शायद पोलैरिटी का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, तुमको शायद अच्छे से पता होगा केमिस्ट्री में। हाँ सर, कैथोड इज नेगेटिव, एनोड इज पॉजिटिव। यस, जनरली है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होगा नहीं, हम इन दोनों की पोलैरिटी चेंज करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब दो साइंटिस्ट थे, लीनियर्ड और हॉलबेक, उन्होंने क्या किया कि एक रेडिएशन ली, उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को क्या रखा? कांस्टेंट रखा, और ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ कुछ ऐसा आया। यहाँ पे ना बहुत मजेदार चीज निकल के आती है। कुछ बच्चे तो मुझे कह देते हैं, सर क्या क्या किया आपने? आई होप यू विल ऑल्सो गेट दिस, कि एक ग्राफ प्लॉट किया, ये ग्राफ आया, ये हमारा करंट ही है, जिसको हम फोटो करंट बोलते हैं, और ये मेरा पोटेंशियल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर जो मैंने लिखा है ए का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सी। तो ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ कुछ ऐसा आया। जब ये 0 था तो ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है ऐसे, और ऐसे जा रहा है। तो आइंस्टाइन ने जो हमको बताया, हमारे तो मजबूरी नहीं है ना कि हम आइंस्टाइन को पहले नहीं पढ़ सकते, हम आइंस्टाइन को साथ साथ ही लेके चलेंगे। आइंस्टाइन ने हमको बता ही दिया था कि ऐसा क्यों हो रहा है, 1 to 1 इंटरेक्शन हो रहा है फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो उसका हेल्प से हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी बात निकल के आ रही है। कैन यू फाइंड आउट दैट? जीरो पोटेंशियल में भी करंट फ्लो कर रहा है। दिस इज ग्रेट। जीरो पोटेंशियल डिफरेंस पे भी करंट फ्लो कर रहा है। और मैंने बताया था कि ये जो करंट है, ये वाला करंट है, और ये करंट किसकी वजह से? फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से ये वाला करंट। तो ऐसा करते हैं, इसको समझते हैं ऐसे कि मान लो कि ना इसकी इंटेंसिटी हमने कांस्टेंट रखी, और इसकी इंटेंसिटी में मैंने ना 10 फोटोन रखे, 10 फोटोन रखे मान लेते हैं, और सबकी एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो ये 1 सेकंड के अंदर
1 सेकेंड के अंदर क्या करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 10 निकालेगा। अब यहाँ पर एक चीज और नोटिस करो, एक चीज और नोट करो कि ये जो 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना यहाँ से, उन सब की काइनेटिक एनर्जी जो होगी ना वो अलग अलग होगी। इस पर भी बात करेंगे ऐसा क्यों होता है। यहाँ से जो 10 इलेक्ट्रॉन निकले उन सब की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी। मान लो उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, राइट, और 4 इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ इस सी प्लेट से कहां पहुंच गए, ए प्लेट पे 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में। इन दोनों का पोटेंशियल सेम होने के बाद, इन दोनों का पोटेंशियल दोनों का सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब इस इन इलेक्ट्रॉन को, 4 इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेजने में इस पोटेंशियल डिफरेंस का कोई रोल नहीं है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट ना। ए पर पहुंचेगा, ए पर पहुंचने के बाद वो सर्किट में आ जाएगा, वो सर्किट में आने का मतलब इस माइक्रोमीटर से पास होगा और इसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, राइट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट नॉट, कि 10 में से 4 इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, वो अपनी एनर्जी की वजह से यहाँ पर पहुंच गए 1 सेकेंड में। तो ये जो पोर्शन नजर आया आपको, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये उन 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से आया, ठीक है। कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ए का और सी का पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0। अब आपने क्या किया, अब आपने सी को, इस ए को, इस ए को पॉजिटिव बनाना शुरू किया, किसके रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में, इसकी हेल्प से, पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से। जब आपने इसको पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू किया, ए का पोटेंशियल पॉजिटिव, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या कैसे चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, इनको ये खींचना शुरू करेगा। जब ये खींचना शुरू करेगा तो क्या होगा, पहले 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, यहाँ पे 4 जा रहे थे, यहाँ पर 6 पहुंचे, यहाँ पर 8 पहुंचे, यहाँ पर 10 पहुंचे। अब क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 1 सेकेंड में, 10 निकल रहे हैं। अब आप पोटेंशियल बढ़ाए जाओ, बढ़ाए जाओ, कितने निकलेंगे, कितने पहुंचेंगे 1 सेकेंड में, तो 10 ही पहुंचेंगे। तो ये जो आपका करंट है, ये वाला करंट, ये क्या हो गया, आपका सैचुरेट हो गया पोटेंशियल पे। अब पोटेंशियल डिफरेंस पे ये अब डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड फोटो करंट, राइट। सो दिस इज द वेरिएशन, जब हम ए को सी के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, पॉजिटिव रखते हैं। अब मेरे मन में ये आइडिया आया कि मैं इसकी रीडिंग, माइक्रो एमीटर की रीडिंग, इसकी रीडिंग को 0 कर दूं। अब इसकी रीडिंग 0 कब होगी, अब बता सकते हो। ये रीडिंग तब देता है जब यहां से इलेक्ट्रॉन, सी से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां पहुंचता है, ए पर पहुंचता है, और वो इससे पास होता है। तो इसकी रीडिंग 0 कब होगी, सोचो। सर अगर हम ऑपोजिट करंट फ्लो, हम इसको कह सकते हैं ना ऐसे कि ए पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे ही ना, हाँ मतलब है ए ना। को नेगेटिव कर, सी को यस, पॉजिटिव जब कर। हम ए को नेगेटिव कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में, तो मैंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन, जो 4 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे ना अपनी एनर्जी से, उनको मैंने रिपेल करना शुरू किया पोटेंशियल डिफरेंस देके। यहाँ से फिर ये 3 पहुंचे, यहाँ से ये 2 पहुंचे, यहाँ पर ये 1 पहुंचा, और ये आ गया जब सारे के सारे रुक गए। इस ए ने क्या किया, रोक दिया, पोटेंशियल जो दिया आपने ए को सी के रिस्पेक्ट में, इतना दिया कि अब इलेक्ट्रॉन ए तक पहुंच ही नहीं पा रहे। तो यहाँ पर आपका करंट, इस जगह आपका करंट कितना हो गया, 0, राइट। अब ये जो पोटेंशियल है, ये ए का पोटेंशियल है सी के रिस्पेक्ट में, इट इज नेगेटिव पोटेंशियल। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट ना, क्योंकि ग्राफ में भी ये वाला पोटेंशियल पॉजिटिव है, ये वाला कौन सा है, नेगेटिव है। तो इस पोटेंशियल ने क्या किया कि उन इलेक्ट्रॉन को रोक दिया, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, इसका नाम पड़ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, या एक और नाम दे देते हैं इसको, कट ऑफ पोटेंशियल। तो अगर मैं इन 4 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इस जगह काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं बोलूं कि ये 4 की सबसे ज्यादा थी, तो मैंने नाम दे दिया के मैक्स थी। यहाँ पर अगर यहाँ पे इनकी एनर्जी के मैक्स थी, तो यहाँ पे उनकी एनर्जी कितनी हो गई, 0 हो गई, रुक गए। Yes. तो चेंज इन के कितना आया, माइनस के, हम चेंज को रिप्रेजेंट कर देते हैं खाली, के ई मैक्स मैग्नीट्यूड निकाल लेते,
और ये हमने सीखा है कि काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने के लिए भाई साहब वर्क डन करना पड़ता है, और यहाँ पर वो वर्क डन कौन कर रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। पढ़ा है ये फॉर्मूला वर्क डन का हमने, Q into V, याद है? सर So this is the work done by stopping potential. Work done by stopping potential कितना हो जाएगा? अगर मैं लिखूंगा तो W इक्वल टू Q, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन है तो E हो जाएगा, V स्पेसिफिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल रहा हूँ तो V नॉट हो जाएगा। और हमको सिखाया गया है कि ये जो वर्क डन होता है ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, एंड दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो एक रिलेशन निकल के आ गया मेरा, क्या? EV नॉट इक्वल टू K मैक्स। K मैक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाफ मास कांस्टेंट है V मैक्स का स्क्वायर। ये भी काम आने वाला है बहुत। राइट? अब उन्होंने क्या किया, एक और ग्राफ खींचा, एक और दूसरे ग्राफ पे बनाना होता है, तुम अगर बना रहे हो तो दूसरा बनाओ, चलो मैं भी दूसरा ही बना लेता हूं। उन्होंने क्या किया कि ये वाला तो हमने अभी सीखा ही था, ये वाला आया, उसने कहा कि मैंने इंटेंसिटी, इसमें इंटेंसिटी को I1 रखा। अब इसने इंटेंसिटी बढ़ा दी, इंटेंसिटी उसने बढ़ा दी, I2 कर दी, लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या रखी उसने? सेम। फ्रीक्वेंसी उसने चेंज नहीं किया। तो ग्राफ कुछ ऐसे निकल के आया। ये इंटेंसिटी I2 का है, ये इंटेंसिटी I1 का है। अब व्हाट वुड बी योर कंक्लूजन? ये आपका फोटो करंट है। हमको ये बात तो पता ही थी पहले ऑब्जर्वेशन से था कि हमारा फोटो करंट जो है वो इंटेंसिटी डिपेंडेंट है। यहां से तुम्हारा क्या कंक्लूजन निकल के आया कि इंटेंसिटी I1 और I2 दोनों के लिए आपका क्या चेंज नहीं हुआ? स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाँ, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि आपने फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज की है। पहले जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इस वाले इस वाले केस में जो रेडिएशन था उसका फ्रीक्वेंसी, और इस वाले केस में जो रेडिएशन उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं किया आपने, फ्रीक्वेंसी सेम रखा। तो आप एक सिंपल सा कंक्लूजन निकाल सकते हैं जो उन्होंने निकाला कि जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो किस पे इंडिपेंडेंट है? इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट है। stopping potential independent of intensity of radiation। तो इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल रेट उस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर मेरा इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो क्या नहीं डिपेंड करेगा? काइनेटिक एनर्जी भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है? यस सर। तीसरा पॉइंट था उनका इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उन्होंने क्या किया कि ग्राफ प्लॉट किया, ये ग्राफ प्लॉट किया, और इस ग्राफ में उन्होंने इंटेंसिटी सेम रखा लेकिन उन्होंने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया। राइट? ये आपकी फ्रीक्वेंसी ν1 का ग्राफ, ये फ्रीक्वेंसी आपका ν2 का ग्राफ, और ये फ्रीक्वेंसी आपका ν3 का ग्राफ। और क्या चीज कांस्टेंट रखा उन्होंने? इंटेंसिटी को क्या रखा? कांस्टेंट रखा। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर आपने देखा क्या हुआ, तीन अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल मिले, V01, V02, V03। ये वही ग्राफ है हमारा करंट, फोटो करंट
और पोटेंशियल। तो कंक्लूजन निकलता है यहाँ पर भी कुछ, सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, दो कंक्लूजन निकलेंगे इस ग्राफ से। इस कंक्लूजन, दो ग्राफ, और यार ज्यादा पढ़ा दिया क्या, चलो जस्ट इग्नोर इट। और शुड आई क्लियर दिस स्क्रीन, मैं इसको वहीं पे बुला लो, मतलब टॉप पे लिखा हुआ है कुछ। यहां से ले लेता हूं, ठीक है। वो मैंने, चाहिए तुमको वाला स्लाइड चाहिए क्या, दिखाना है? नहीं सर। ओके, तो कंक्लूजन निकाला मैंने। पहला कि मेरा जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी नहीं, सैचुरेशन करंट जो है, इसको एस दिखाई, जैसा दिखाई दे रहा है ये एस, सैचुरेशन करंट इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और जाहिर तौर पर ये फ्रीक्वेंसी हम रेडिएशन की ही ले रहे हैं, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। और दूसरा मेरा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। अगर हम थोड़ा सा सोचें तो हमको समझ में भी आता है कि ये फ्रीक्वेंसी जो है, ये फ्रीक्वेंसी एनर्जी डिसाइड करती है फोटोन की। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो, फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ाते हो तो आप क्या बढ़ा रहे हो, फोटोन की एनर्जी बढ़ा रहे हो। वर्क फंक्शन तो सेम ही है मेटल का, तो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी तो एब्जॉर्ब होनी होनी है। तो जो बाकी की एनर्जी मिल जाती है वो काइनेटिक एनर्जी में चली जाती है। तो अगर आप ये बढ़ाते हो तो क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हो गया। तो उनके पास 3 फ्रीक्वेंसी थी, 3 स्टॉपिंग पोटेंशियल थे। उन्होंने ग्राफ बनाया, एक और ग्राफ बनाया, वेरिएशन इन स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी, इनका ग्राफ बनाया। और वो ग्राफ कुछ ऐसे निकल के आया, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है और ये आपका फ्रीक्वेंसी है, और ग्राफ कुछ ऐसे निकल के आया, स्ट्रेट लाइन। बट ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आया। बिफोर आई गो अहेड, आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन। क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी डबल करने से मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल हो जाएगा? क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, लीनियर ग्राफ है। ओके, अच्छा मैं ये पूछ लूं, क्या ये इक्वेशन, ये जो ग्राफ है, क्या ये इसको सूट करता है, y इज इक्वल टू mx? नहीं, है ना। ये तब करता है जब ये ओरिजिन से पास हो रहा है। इसका मतलब है कि y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। इसका मतलब है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे को लगता है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। वी विल सी ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज इक्वेशन जो ये वाला होता है, y इक्वल टू व्हाट, mx माइनस सी वाला हो जाएगा ना। कांस्टेंट का सही। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y माइनस में जाएगा, तो y माइनस सी, दिस इज द इक्वेशन जिसको ये फिट करता है। तो यहाँ पर इस जगह, ये वाले जगह ध्यान से देखना, इस फ्रीक्वेंसी को मैंने नाम दिया न्यू नॉट। अगर मैं कोई फ्रीक्वेंसी लेता हूं न्यू लेस देन न्यू नॉट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 0। यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, राइट, यहाँ पे भी 0 है। ऐसे तो इस पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे कम अगर लें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, 0। स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 होने का मतलब क्या है? एक मतलब तो ये है कि काइनेटिक एनर्जी 0 है करंट ना। कभी फ्लो नहीं कर। एक एक मतलब तो ये है कि काइनेटिक एनर्जी 0 ऑलरेडी 0 है।
या एक मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आ रहा है, सर एमिट ही नहीं हो रहा, मतलब लो इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी एमिट ही, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं हो रहे, तो यहाँ पर एमिट तो हो गए लेकिन रुक गया बाहर आकर, है ना, यहाँ के बाहर आके वो रुक गया, लेकिन इस वाले रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि ये वो फ्रीक्वेंसी है जो हमको बताती है कि इस फ्रीक्वेंसी से कम पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो एमिशन नहीं होगा, और इसी फ्रीक्वेंसी को उन्होंने नाम दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। Threshold frequency is minimum frequency. Minimum frequency, below which no emission, photo emission takes place. No emission take place. So एक सवाल पूछता हूं तुमसे कि क्या ये थ्रेशोल्ड वर्ड जो आपको एक किस चीज का इंप्रेशन देता है कि थ्रेशोल्ड का मतलब मिनिमम होता है? मैक्सिमम होता है सर। थ्रेशोल्ड का मतलब, या तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। सर मतलब एच न्यू को एच सी बाय लैम्डा भी देख सकते हैं, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। देखो थ्रेशोल्ड वर्ड का मीनिंग अगर हम देखें तो थ्रेशोल्ड बेसिकली एक लिमिट है। इट कैन बी ए मिनिमम वैल्यू, इट कैन बी अ मैक्सिमम वैल्यू। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर मिनिमम वैल्यू बोल रहा हूँ फ्रीक्वेंसी को, तो वेवलेंथ जो होगी वो वेवलेंथ न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा। लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, लैम्डा किसके इक्वल होगा, सी बाई न्यू नॉट के। तो अगर ये मिनिमम है, इफ दिस इज मिनिमम, दिस हैज टू बी मैक्सिमम, दिस हैज टू बी मैक्सिमम, राइट? सो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज मैक्सिमम वैल्यू, उसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम वैल्यू, उसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। कई बच्चों को लगता है कि थ्रेशोल्ड का मतलब मिनिमम होता है, क्योंकि यहाँ से ये इंप्रेशन क्रिएट भी होता है, बट ऐसा नहीं है कि लिमिट है, इट कैन बी अ लोअर लिमिट, इट कैन बी अपर लिमिट एज वेल। तो ये हो गया उनके एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया। ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने लॉज बनाए, लॉज ऑफ फोटो एमिशन। पहला लॉ तो वही था कि आपका जो फोटो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, इंटेंसिटी। उसका एक्सप्लेनेशन भी हमने डिस्कस किया, आइंस्टाइन ने क्या दिया था। दूसरा लॉ उसने दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का इंट्रोडक्शन, कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे आपका कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तीसरा जो लॉ था वो ये था कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ emitted electrons varies linearly with frequency of incident radiation. This is, ये इनको पता कैसे लगा, इस ग्राफ से पता लगा। ये है तो लीनियर ना, स्ट्रेट लाइन का मतलब है लीनियर वेरिएशन, वो बात अलग है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन है तो लीनियर वेरिएशन। तो उन्होंने इससे कंक्लूजन निकाला, और उन्होंने एक चीज और निकाली कंक्लूजन, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस फिनोमेना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is an instantaneous phenomenon. इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक सरफेस है, ये फोटोन गिरा और हम वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कब आएगा। फोटोन गिरा और 10 की पावर -9 या 10 की पावर -8 सेकेंड का लैग होता है इसके गिरने में और बाहर आने में। इतना डिफरेंस होता है कि ये इलेक्ट्रॉन, ये फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। सो दिस इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। So this is an instantaneous phenomena. So these are the four laws. They were
devised on the basis of the experimental finding done by हॉलबेक and लीनर्ड, राइट। तो उसके बाद हम चलते हैं आइंस्टाइन की तरफ। आइंस्टाइन ने क्या काम किया हमने थोड़ा बहुत तो डिस्कस कर ही लिया है। इसको हम बोलते हैं आइंस्टीन, कुछ लोग इसको आइंस्टाइन बोलते हैं, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, राइट। तो बड़ी जाहिर सी उसका हम हमको बहुत ऑब्वियस लगता है ये आने के बाद, लेकिन उसने कहा कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो दो तरीके से यूज होती है। जो इलेक्ट्रॉन पे गिरता है, इलेक्ट्रॉन पे जब वो फोटोन की एनर्जी गई, ट्रांसफर हुई, तो वो दो तरीके से यूज होती है। एनर्जी ऑफ फोटोन इज यूज्ड अप इन टू वेज। पहला, टैक्स देना है इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए मेटल सरफेस से, क्या बोलते हैं उस टैक्स को? टिकट लेना है उसको, वर्क फंक्शन नहीं, टू, यस यस यस, बिल्कुल सही, टू ओवरकम वर्क फंक्शन। सरकार को टैक्स देना है, राइट। अब बाकी टैक्स देने के बाद उसने खर्चा पानी करता है अपने ऊपर, भागता है, फिर वो भागता है मतलब उसके पास कौन सी एनर्जी आती है? टू इम्पार्ट काइनेटिक एनर्जी टू फोटो इलेक्ट्रॉन। अब वो फोटो इलेक्ट्रॉन बन गया, एक बार बाहर आ गया तो वर्क फंक्शन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं फाई से, और काइनेटिक एनर्जी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं मैं के मैक्स ही लेता हूं। अभी हम वो करने वाले हैं, वो वाला कंसेप्ट कि सभी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम क्यों नहीं होती है, यहां से क्लियर हो जाएगा अभी। तो अगर फोटोन की एनर्जी को मैं एच न्यू ले लूं, एच न्यू, तो क्या इक्वेशन बनी? सिंपल इक्वेशन बन गई, एच न्यू इक्वल टू फाई प्लस के मैक्स। इसको मैंने एक नंबर दे दिया 1, राइट। हम इसको आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम अलग अलग फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। अब हमारा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं आई इसमें। तो अगर मैं बोलूं कि मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, तो कैन यू गेस? हालांकि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि के मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखो हमने ये पढ़ा था ई वी नॉट इक्वल टू के मैक्स, पढ़ा था। और हमने ये पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी अगर न्यू इक्वल टू न्यू नॉट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? 0 है। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है तो मेरा के मैक्स कितना हो जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा मेरा एच न्यू की जगह रखा न्यू नॉट, और ये हो गया मेरा के मैक्स, ओ सॉरी, ये आया मेरा 5, के मैक्स तो मेरा 0 है। इसको ठीक कर देता हूँ। दिस इज माई वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन का फॉर्मूला आ गया मेरा, दिस इज माई वर्क फंक्शन। ये बहुत काम भी आएगा न्यूमेरिकल्स में। तो ये यहां रख देते हैं उठा के इस जगह इक्वेशन नंबर 1 में, इन 1। तो क्या आया? एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के मैक्स। के मैक्स कितना आया? के मैक्स इज इक्वल टू एच कॉमन न्यू माइनस न्यू नॉट। तो देखा जाए तो यही है ऑफिशियल नाम, अगर देखें तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, लेकिन ओरिजिनल इक्वेशन तो यही थी। उसको सॉल्व करके यहाँ लाया गया। अब इसमें से 3 इक्वेशन और बनाई जा सकती हैं। न्यू की जगह रखा जा सकता है क्या? सी बाई लैम्डा एंड सी बाई लैम्डा नॉट। ठीक है, ये 2 इक्वेशन हो गई, 1 और 2। और इस के मैक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ये ई वी नॉट, एक इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन ये हो गई, और इसकी जगह रख देता हूं मैं ई वी नॉट, चौथी इक्वेशन ये हो गई। तो हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को 4 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। 1 in terms of Kmax and threshold frequency, 2 Kmax and threshold wavelength, 3 stopping potential and threshold frequency, 4 stopping potential and threshold wavelength.
चले आगे। Yes, sir. चले आगे। Yes, sir. All right. एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स हो गई, लॉज आ गए, आइंस्टाइन की इक्वेशन बन गई। अब इस आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटो एमिशन बाय आइंस्टाइन। कुछ उसने अपनी इक्वेशन का इस्तेमाल किया, कुछ उसने अपनी थियरी का। पहला लॉ तो हमने शायद एक्सप्लेन कर लिया। फर्स्ट लॉ क्या था? करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो उसने जवाब दिया कि इट इज बिकॉज ऑफ 1-to-1 इंटरेक्शन। ये हमने डिस्कस कर लिया था बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। सेकंड लॉ क्या था? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का था। उसने कहा था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को मैं अपनी इक्वेशन से एक्सप्लेन कर सकता हूं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये कहती है कि उससे नीचे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो उसने कहा के मैक्स का फॉर्मूला ये होता है h न्यू माइनस न्यू नॉट। तो अगर मेरा फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुआ तो मेरा काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। इसीलिए if the frequency is less than threshold frequency, no emission would take place. थर्ड जो था वो था कि वेरिएशन इन के मैक्स विथ फ्रीक्वेंसी इज लीनियर। तो उन्होंने कहा था मेरी इक्वेशन ही लीनियर है, के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट लेना होगा। ओके, तो ये है मेरा y, ये है मेरा mx, और ये है मेरा c। this equation satisfy equation of straight line, therefore variation in k max with frequency is linear। फोर्थ लॉ याद करो कौन सा था? फोर्थ लॉ वाज Instantaneous वाला था। फोर्थ लॉ वाज इंस्टेंटेनियस। तो फोर्थ लॉ का उसने बोला कि इट इज instantaneous because it takes place। कैसा होता है जब फोटोन अपनी एनर्जी किसको देता है? इलेक्ट्रॉन को। तो इट टेक्स प्लेस ड्यू टू और आफ्टर इलेस्टिक कोलिजन। इलेस्टिक कोलिजन, फोटोन को, लाइट को पार्टिकल माना, तो पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन हुआ, इलेस्टिक कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। और कोई भी कोलिजन तुम नोटिस करो, कोई भी कोलिजन जो होता है उसका जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है वो बिल्कुल इंस्टेंटेनियस होता है। So this is instantaneous because of this elastic collision between photon and electron. So this is how Einstein could explain these laws of photo emission on the basis of his equation and his theoretical research. उसको नोबेल प्राइज मिला उसके लिए। चलें आगे। Yes, sir. अब ये टॉपिक की फॉर्म में ले लेते हैं, वैसे दिया हुआ भी टॉपिक की फॉर्म में क्वेश्चन आता है, फेलियर ऑफ wave theory to explain photoelectric effect।
फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके लिए हमको पहले से कुछ पता होना चाहिए कि अगर हम वेव थ्योरी को लें तो वेव थ्योरी के हिसाब से जो एनर्जी होता है वो इंटेंसिटी से पता लगता है। वेव की एनर्जी मतलब वेव की इंटेंसिटी, वेव की इंटेंसिटी मतलब वेव की एनर्जी, राइट। एम्पलीट्यूड से कनेक्टेड है एनर्जी, इफ यू रिमेंबर। तो उससे हमको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं आपको याद करने के लिए कि एग्जाम में लिखना है, एग्जाम में आएगा, 3 मार्क्स का है ये टॉपिक। तो आप ना साइड में घर से 3 चीज याद करके जाना कि आपको ये 3 पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं। पहला पॉइंट एक्सप्लेन करोगे आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट होगा काइनेटिक एनर्जी का, और तीसरा पॉइंट होगा इंस्टेंटेनियस फिनोमेना। ये 3 चीजें आपको कवर करनी है। ये 3 ऐसी चीजें थी एक्सपेरिमेंट में जो वेव थ्योरी के हिसाब से मैच नहीं कर रही थी। तो पहला पॉइंट है कि पार्टिकल थ्योरी के हिसाब से या एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, एक्सपेरिमेंट ने क्या शो किया था, एक्सपेरिमेंट शोड, ये अच्छे से नोट करना, ये मेरे नोट्स में नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट शोड दैट frequency less than threshold frequency, no emission took place। और बेसिकली अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि एनर्जी ऑफ फोटोन लेस देन वर्क फंक्शन, यही निकल के आता है। अगर दोनों तरफ h से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एनर्जी ऑफ फोटोन आ जाएगा और ये वर्क फंक्शन आ जाएगा। ये कहता है कि अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो एमिशन नहीं होना चाहिए। अब वेव पिक्चर क्या कहता है? वेव पिक्चर ये कहता है कि इंटेंसिटी से आप क्या कर सकते हो, एनर्जी बढ़ा सकते हो। तो आप किसी भी फ्रीक्वेंसी पे, एट एनी फ्रीक्वेंसी you can increase the energy of the radiation, and hence at any frequency the energy of radiation can be more than work function. Therefore there should not be any threshold frequency। समझ में आया कि नहीं? कि भाई आपको अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो जो रेडिएशन क्या, मैं फोटोन नहीं ले रहा, मैंने वेव के कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो फोटोन की वेव की एनर्जी जो है, रेडिएशन की एनर्जी है, वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। और वेव थ्योरी कहता है कि आप एनर्जी बढ़ा लो, किससे बढ़ा लो? इंटेंसिटी से बढ़ा लो। तो आप अगर एक कोई फ्रीक्वेंसी चूज करते हो, कोई एक फ्रीक्वेंसी चूज करते हो और आप इंटेंसिटी बढ़ाना शुरू करते हो उस वेव की, तो आपने इंटेंसिटी बढ़ाई और वो इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी का मतलब है वो क्रॉस कर गया किससे? वर्क फंक्शन से। तो बाहर आ जानी चाहिए थी, लेकिन बाहर आ ही नहीं, है ना। अगर आप कहते हो कि एट एनी फ्रीक्वेंसी द एनर्जी ऑफ रेडिएशन कैन बी more than work function and there should not be any threshold frequency, and this fact contradict the experimental finding। कॉन्ट्राडिक्ट एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग मैंने ऊपर लिखी है। yes, ये एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग है। तो इसलिए वेव का ये पहला पॉइंट कवर हुआ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहीं से आप दूसरा पॉइंट कवर कर सकते हो कि अगर आप इंटेंसिटी को एनर्जी मानते हो, तो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं उनका उनका क्या चेंज होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी चेंज होना चाहिए। According to wave picture, if intensity is increased, the kinetic energy of photoelectron should also increase, क्योंकि एनर्जी बढ़ा रहे हो आप। बट एक्सपेरिमेंट ने क्या शो किया था? एक्सपेरिमेंट शोड
हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं चेंज हो रहा था। हेंस फेल्ड वेव थ्योरी इज फेल्ड, इसको वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और लास्ट में एक्सपेरिमेंट्स ने कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस फिनोमेना। अकॉर्डिंग टू wave picture, the wave will fall on surface and the energy is absorbed by surface electrons. Okay, surface electrons, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और हो सकता है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उनकी एनर्जी इतनी नहीं हो कि वो वर्क फंक्शन को ओवरकम करें, सो इट विल टेक सम टाइम टू कम आउट। डिस्ट्रीब्यूट हो रही है एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स में, डिस्ट्रीब्यूशन में तो टाइम लगेगा, इट विल टेक सम टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन टू कम आउट, बट इलेक्ट्रॉन come out instantly.